RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंपी वीडियोस में। टीजीटी 2019 के विज्ञान विषय के अनेक प्रश्नों को हम जो आपका मॉडल पेपर है उसके प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें 16 क्वेश्चन तो आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तो 17वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। 17वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको अगर डाल्टन का परमाणुवाद बता दें, डाल्टन का परमाणुवाद कंप्लीटली बता दें, तो उसके अनुसार आपको सब कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो कि इस पॉइंट में आपको पूछा गया है। इसको अंग्रेजी में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है, एटॉमिक थ्योरी। वैसे तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे एक भारतीय ऋषि थे कणाद ऋषि, उनका नाम इसी आधार पर पड़ गया था कण आदि। यानी उन्होंने सबसे पहले बताया था कि कोई भी पदार्थ को छोटे छोटे रूप में पदार्थों से मिलकर बना होता है जिन्हें कण कहा जाता है, कण यानी पार्टिकल। तो उन्होंने पार्टिकल थ्योरी भारतीय ऋषि थे उन्होंने दी थी। इसके पश्चात जो डाल्टन का परमाणुवाद था वो 1808 में प्रस्तुत किया गया था, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। उसके अनुसार क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु यानी एटम कहा जाता है। अब इसी में ही एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इससे पहले एक अवोगाद्रो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अणु संकल्पना की थी, अणु नामक भाग की संकल्पना की थी कि पदार्थ का प्रत्येक जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। ये अवोगाद्रो ने इससे पहले बता दिया था, डाल्टन ने बाद में बताया था कि जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। और एक और ध्यान रखना कि अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं के द्वारा ही अणुओं का निर्माण होता है। अब डाल्टन के परमाणुवाद में एक पॉइंट तो यही था कि कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट फिर उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पदार्थ के परमाणु गुणों में समान होते हैं, यानी उनका आकार, द्रव्यमान और जो गुण होंगे भौतिक एवं रासायनिक गुण, वे एक प्रकार के पदार्थ के गुण बिल्कुल समान होते हैं। जबकि अगर भिन्न प्रकार के परमाणु हैं, भिन्न प्रकार का पदार्थ है, तो उनके परमाणुओं के गुण भिन्न होते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। अलग अलग प्रकार के अगर परमाणुओं के रासायनिक गुणों में समानता है तो उन्हें समस्थानिक कहा जा सकता है। ये बाद में आधुनिक परमाणुवाद, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी उसके आधार पर प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में दिया गया है पहले पॉइंट में कि सदृश यानी एक जैसे द्रव्यमान, आकार और आकृति के होते हैं, यानी एक ही प्रकार के पदार्थ जो हैं उनके गुणों में इस प्रकार की समानता पाई जाती है। सेकंड पॉइंट में कहा है सदृश द्रव्यमान, आकार और भिन्न आकृति के होते हैं। अभी आपने वैसे स्क्रीन पर अपना एक क्वेश्चन देखा भी था, आप लोगों ने अंदाजा लगा भी लिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से ऑप्शन जो है वो सही है। समान द्रव्यमान परंतु भिन्न आकार और आकृति के होते हैं, और एक प्रकार का आकार और आकृति है लेकिन द्रव्यमान उनका भिन्न होता है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, एक प्रकार के परमाणु सभी प्रकार से द्रव्यमान, आकृति, आकार, गुण आदि में समान होते हैं। तो आपका इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि बताइए ऑक्सीजन का अणु किस प्रकार का होता है। उसमें आपका प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय या किस प्रकार का आपका ये ऑक्सीजन का अणु होता है। अब अणु का निर्धारण करने के लिए एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता रहा हूं। इस थ्योरी के या सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि कोई भी अणु
परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिलकर आणविक ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतनी ही संख्या के भी आणविक ऑर्बिटलों का भी निर्माण करते हैं। इसमें एक सिद्धांत होता है आपका अफबाउ का नियम, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम अगर हम परमाणु ऑर्बिटलों के अनुसार देखें परमाणु ऑर्बिटल में, तो वो होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d आदि प्रकार से होता है। ये अफबाउ का नियम होता है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, परमाणु ऑर्बिटलों के लिए होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार परमाणु ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो वे दो प्रकार के आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे। जैसे कि आपका ये 1s ऑर्बिटल है, ये परमाणु ऑर्बिटल है, दोनों के दोनों 1s, इनकी ऊर्जा का स्तर एक समान है। 1s ऑर्बिटल की ऊर्जा स्तर एक समान है। तो जब भी ये परस्पर मिलेंगे तो दो प्रकार के ऑर्बिटलों का ये निर्माण करेंगे, जिनमें एक की ऊर्जा इन मूल परमाणु ऑर्बिटलों से अधिक हो जाती है, दूसरे की ऊर्जा कम हो जाती है। ये ऊर्जा स्तर का अंतर आ जाता है। जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है उसको कहा जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग यानी बंधित आणविक ऑर्बिटल, और जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग यानी प्रतिबंधित या अबंधित ऑर्बिटल। जिस प्रकार से ये 1s है, 1s आपस में मिलकर सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसे सिग्मा 1s कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रतिबंधित जो अबंधित होता है उसे सिग्मा स्टार 1s कहा जाता है। इसी प्रकार से 2p भी आपका बना सकता है ऑर्बिटल, ये तो s ऑर्बिटल्स के बारे में है। p का भी इसी प्रकार से, क्योंकि p सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के बंध बना सकता है, तो उसमें आपका पाई बंध के रूप में भी ऑर्बिटल्स को लिया जा सकता है। तो अगर हम इसके अनुसार देखें तो आणविक ऑर्बिटलों का जो ऊर्जा का क्रम होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम, वो दिया जा सकता है। आणविक ऑर्बिटलों का लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद 2s के बाद जैसे ही 2p आता है, p ऑर्बिटल आपका पाई भी बनाता है और सिग्मा बंध भी बनाता है। तो p ऑर्बिटल जो हैं वो पाई बंध भी बनाते हैं और सिग्मा बंध भी, तो उसमें दो क्रम आ जाते हैं। ये तो सभी में क्रम रहेगा, लेकिन अगर हम p के रूप में लेकर चलते हैं तो पहले पाई 2py और इक्वल आ जाएगा पाई 2pz। p जो होता है px, py, pz तीन प्रकार का होता है, उनमें पहले पाई बनेगा, फिर बनता है सिग्मा 2px के रूप में इसको लेकर चलेंगे। फिर एंटी बॉन्डिंग के रूप में लेकर चलेंगे तो पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और फिर आपका आ जाता है सिग्मा स्टार 2px को लेकर इसमें चल सकते हैं। जो ये क्रम लिया जाता है, ये लिया जाता है अप टू नाइट्रोजन तक, तो ये क्रम ले लिया जाता है। लेकिन फॉर ऑक्सीजन, अगर नाइट्रोजन से आगे हम लेकर चले ऑक्सीजन के लिए, तो उसमें ये यहाँ पर ये जो क्रम हो जाएगा, ये पहले सिग्मा 2px आ जाएगा, यानी सिग्मा 2px, फिर उसके बाद आ जाता है पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, और फिर यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में आपका पाई स्टार 2py आएगा इक्वल टू में पाई स्टार 2pz, और फिर सिग्मा स्टार 2px। नाइट्रोजन तक तो इस क्रम को लिया जाता है, जबकि नाइट्रोजन से आगे वाले सभी तत्वों में अगर होमोन्यूक्लियर है तो भी, और आपका हेटेरोन्यूक्लियर है यानी सम प्रकार के उसमें अणु परमाणु जो लिए जाते हैं परमाणु, उनके आधार पर हम इस क्रम को लेकर चलते हैं। पहले सिग्मा बंध बनाते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर के लिए भी आप इसको ही लेकर चलेंगे जो ऑक्सीजन से आगे का है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इसको लेकर चलेंगे। जैसे अभी मैं इसका क्रम किस प्रकार से भरा जाता है ऑक्सीजन परमाणु के लिए, ऑक्सीजन अणु के लिए, वो आपको अभी समझा रहा हूं। तो देखते हैं ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा ऑक्सीजन अणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। पहले आप इस क्रम को अपने पास नोट जरूर कर लें ताकि आपको अभी आगे समझने में आसानी रहे। अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 8, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p4।
यानी इसमें अगर हम ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करें तो 1s को यहाँ पर लिया जा सकता है, ये 1s हो जाएगा। इसी को मैं 1s के साथ 2s भी प्रदर्शित कर रहा हूँ, दोनों बार एक ही हो जाएंगे, तो ये हमने 1s और 2s बना दिया। इसमें अगर हम कम ऊर्जा का ऑर्बिटल लेकर चलें तो इस प्रकार से हम इन ऑर्बिटलों का निर्माण कर सकते हैं। एक आपका सिग्मा 1s हो जाएगा और सिग्मा स्टार 1s। जैसे यहाँ पर आपका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि O2 में, हमारे O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये लिए 1s2 के, दूसरे परमाणु के 1s2 यहाँ पर हमने ये ले लिए। तो ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा। 1s हो गया, 2s हो गया। अब बच गया आपका 2p। p 3 टाइप का होता है, p हमारा है 3 टाइप का, एक ये हो गया। दूसरे परमाणु के लिए हमने यहाँ पर ये 3 टाइप का p ले लिया। दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसमें इलेक्ट्रॉन लेकर चल सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे हैं 16, 8 एक परमाणु के, 8 एक परमाणु के, तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। इसी प्रकार से किसी भी परमाणु के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन है उनकी दूसरे परमाणु के साथ संयुग्मित करके उस टोटल संख्या को लेकर हम इनका फलक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। अब चूंकि हमें ऑक्सीजन को भरना है तो पहले हम यहाँ पर सिग्मा 2px का निर्माण कर देते हैं, सिग्मा 2px। अब इसके पश्चात हमारे फिर आते हैं 2py के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल सॉरी। उसके पश्चात फिर यहाँ पर हमारे 2 ऑर्बिटल ये आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग वाले, और फिर हमारा एक आ जाता है एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा। अब हमारे 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम अफबाउ नियम के अनुसार, चाहे वो परमाणु ऑर्बिटल हो चाहे वो आणविक ऑर्बिटल हो, सभी में कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी जब इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जो हुंड का नियम था। उसके बाद युग्मित होने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा पहले के विपरीत हो जाती है। तो उस आधार पर 2 4 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन O2 अणु में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह पदार्थ, यह अणु आपका अनुचुंबकीय होता है। अगर ये यहाँ पर कंप्लीटली भरे हुए होते, जैसे नाइट्रोजन के लिए अगर हम लेकर चलें तो नाइट्रोजन के अणु में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, तो वह प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि ऑक्सीजन का अणु जो O2 है वो आपका अनुचुंबकीय होता है। इसी आधार पर आप O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव आदि को भी देख सकते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात इनका O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर क्रमानुसार जरूर बताएं, ये अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या लोह चुंबकीय किस प्रकार का होगा। लोह चुंबकीय में आपके अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से हम परमाणु के रूप में अगर देखें तो केवल अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का ही प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। लोह चुंबकीय के लिए एक अलग थ्योरी होती है, डोमेन थ्योरी, वो एक अलग बात है। तो अभी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हम एक पॉइंट और आपका लेकर चल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, यानी बंध क्रम जिसको बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? किसी भी परमाणु के अंदर जितने भी आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटाकर अगर 2 से डिवाइड कर दें तो उनका बंध क्रम आ जाता है, यानी दोनों परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध उपस्थित है। अब देखते हैं ये आपके 2 2 4 6 8 2s के अनुसार 2s खत्म, 1s के अनुसार 1s खत्म। अब उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल समान है। तो अगर ये संख्या समान होगी तो उसको जीरो को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो एक्चुअल में अब बंध क्रम हमें इनमें देखना है जहां पर आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित हैं और वैकेंट ऑर्बिटल भी उपस्थित हैं। तो यहाँ देखिए 2 2 4 और 6, यानी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधित प्रकार के हैं, यानी 1/2 × 6 माइनस।
अब यहाँ पर अगर देखें तो दो हमारे एंटी बॉन्डिंग में है, क्योंकि ये तो हमारा सिग्मा 2px था, ये हमारा था पाई 2py और ये था हमारा पाई 2pz, ऊपर ला हमारा था पाई स्टार 2py के रूप में। तो जहां पाई स्टार के रूप में, सिग्मा स्टार के रूप में आपके ऑर्बिटल आ गए, वे आपके एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग में हमारे केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस कर दिया हमने 2, ये 4/2 यानी सीधे रूप में कह सकते हैं 2। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु है उनके बीच में बंध क्रम 2 का है, जो कि हमने पहले ही प्रदर्शित किया था कि ऑक्सीजन के बीच द्विबंध उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु का स्थायित्व, उसका बंध क्रम आदि निकाल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक शब्द यूज किया है स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व। किसी भी यौगिक का बंध क्रम जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक स्थायी हो जाता है। तो इस आधार पर हम बंध क्रम के अनुसार यौगिकों के स्थायित्व का क्रम भी देख सकते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हीलियम के बारे में कि हीलियम का जो He2 परमाणु है वो स्थायी नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसका बंध क्रम कितना होता है उसके आधार पर दे सकते हैं। या कुछ एक क्वेश्चन दे दिया निम्न में से कौन सा यौगिक स्थायी नहीं है, तो वो He2 दे दिया, O2 दे दिया, O2 नेगेटिव दे दिया और एक आपका नियोन दे दिया। तो कौन सा परमाणु आपका स्थायी नहीं है? वो नियोन के बारे में भी Ne2 के रूप में दे सकता है। तो आप यहाँ पर बंध क्रम का प्रयोग करेंगे, बंध क्रम निकालेंगे और जिनका बंध क्रम 0 होगा वह यौगिक अस्थायी होता है। जैसे अगर हीलियम की ही बात करें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा परमाणु का। तो यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिए और 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिए। He2 का हमें निकालना है, यानी 2 परमाणु में, एक परमाणु इधर एक परमाणु इधर। अब इसमें से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के रूप में अगर हम इसको बनाएं तो ये इस प्रकार से बन जाएंगे। तो यहाँ पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है। 2 हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग, और 2 हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा, यानी 2 - 2 और बाई 2, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 0। तो चूंकि इसका बंध क्रम 0 है इसलिए हीलियम He2 स्थायी नहीं होता। इस आधार पर हम इन परमाणुओं को, इन अणुओं को देख सकते हैं कि कौन स्थायी होगा कौन अस्थायी होगा, और इनके चुंबकीय गुणों को भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं उनमें उपस्थित युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा था, अनुचुंबकत्व वाला। तो आइए अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि A और B 2 सदिश हैं, जिसके बारे में एक राशि दी हुई, एक रिलेशन दिया हुआ है कि A + B का मॉडुलस सदिश है। तो हम इनके ऊपर वेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको शायद क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो वो इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B के बराबर। ये दोनों दिए गए हैं और कहा है A और B के बीच का कोण आपको बताना है। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप में हम पहले दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग अगर करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B का होल वर्ग इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B का होल वर्ग। A प्लस B का होल स्क्वायर खोल लीजिए तो पहले का स्क्वायर यानी A स्क्वायर हो जाएगा प्लस B स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B। क्योंकि वेक्टर की गुणा अगर वेक्टर में ही अदिश गुणा कर दिया जाए, 2 प्रकार की गुणा होती है, अदिश गुणा और सदिश गुणा। तो अगर स्केलर वेक्टर कर दिया जाए, स्केलर गुणा कर दी जाती है तो वेक्टर A डॉट वेक्टर A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ ये A स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपके। जो बाकी बचा वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ये आपके 4 के इक्वल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएगा 0, दोनों को एक तरफ लाकर। तो यहाँ से वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू 0 और वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है हमारा 2AB कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। 2 नहीं आएगा इसमें, हमारा एक सूत्र होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू होता है AB कोस थीटा। तो जैसे यहाँ पर वैल्यू रखी इक्वल टू हमारा हो गया 0 इक्वल टू 0। तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, जो कि कोस
कोस में आपका वैल्यू होती है 90 के इक्वल, तो कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, कुछ इस प्रकार से ये और ये दोनों के बीच 90 अंश का कोण होता है। तो जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनकी अदिश गुणा सदैव 0 के बराबर होती है। इस सूत्र को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें पूछ लिया है कि लोह चुंबक पदार्थ बताइए कौन सा है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम और कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम और कोबाल्ट, ये 4 दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें एल्यूमिनियम जो है आपका वो पी ब्लॉक का तत्व है, जिंक जो डी ब्लॉक का, सोडियम एस ब्लॉक का और कोबाल्ट भी डी ब्लॉक का ही तत्व होता है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए अगर इसमें हम देख दें का परमाणु क्रमांक, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, जिंक का 30, सोडियम का 11 और कोबाल्ट का 27 होता है। अब यहाँ पर लोह चुंबकीय पदार्थ पूछा गया है, तो एक्चुअल में लोह चुंबकीय पदार्थ होता क्या है। देखिए एक सॉलिड स्टेट चैप्टर है आपका कक्षा 12 में, उसके अनुसार पदार्थों को उनकी चुंबकीय प्रकृति के आधार पर 4-5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है स्पेशली। वे भाग होते हैं प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय जिसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। दूसरा होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय जिसको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। तीसरा होता है लोह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक जिसके बारे में अभी पूछा गया है। चौथा होता है आपका प्रतिलोह चुंबकीय यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक होता है 5वां फेरी चुंबकीय यानी फेरी मैग्नेटिक। तो इन गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हम जो पहले 2 पॉइंट है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, वो तो आपका होगा प्रतिचुंबकीय। दूसरा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो होता है अनुचुंबकीय। तो इस प्रकार से हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय तो परमाणुओं के रूप में आसानी से देख सकते हैं। बाकी बचे हुए जो 3 परमाणु हैं, 3 प्रकार के गुण हैं, इन गुणों को हम एक विशेष थ्योरी जिसको डोमेन थ्योरी कहा जाता है, डोमेन सिद्धांत कहा जाता है, उसके आधार पर हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं। डोमेन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि किसी भी परमाणु के अंदर विभिन्न प्रकार के कुछ अक्षेत्र बने होते हैं जिन्हें डोमेन कहा जाता है, और इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में उन सभी का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इस प्रकार से हम इनको लेकर चल सकते हैं। 3 हमने अपवर्ड्स लिए, 3 डाउनवर्ड्स, 3 आपके राइट की ओर है, 3 लेफ्ट की ओर है, तो टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इसके लिए 0 हो जाएगा। अब इसके पश्चात अगर हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अगर सभी के सभी डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम जाएं, केवल एक सीध में हो जाएं, एक ही तरफ इनका हो जाए दिशा, तो इनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत अधिक बढ़ जाता है, सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इस प्रकार के पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और दूसरा, अगर ये बिल्कुल बराबर क्षेत्र में रहे, अपोजिट एरिया में रहे, अपोजिट साइड में रहे, जितने यहाँ पहले थे, चुंबकीय गुण अभी भी 0 ही रहे, तो भी ये आपके प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। और जब इनका चुंबकीय आघूर्ण है तो 0 रहता और नहीं इतना अधिक बढ़ पाता, कुछ बीच का एवरेज रूप में रह जाता है, तो इनको फेरी चुंबकीय पदार्थ कह देते हैं। यहाँ पर स्पेशली जो आपका कोबाल्ट है वो एक लोह चुंबकीय पदार्थ लिया जाएगा। लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, हम जो ग्रुप लिया जाता है आपका कोबाल्ट, निकिल, आयरन वगैरह इस प्रकार के मैंगनीज तक के लेकर डी ब्लॉक के तत्वों को, उनमें से हम लेकर चलते हैं जिनको हम लोह चुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस डोमेन सिद्धांत के आधार पर कुछ प्रैक्टिकली आधार पर आपको याद भी करना होगा कि कौन से आपके पदार्थ लोह चुंबकीय हैं, कौन से आपके प्रतिलोह चुंबकीय और कौन आपके प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। स्पेशली आपसे इन 3 के बारे में पूछा जाता है, इन 2 के बारे में तो जिक्र किया ही नहीं जाता, क्वेश्चन कभी नहीं आता।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के 20 क्वेश्चन तक भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी ये क्वेश्चन बाकी है। हम आपके सामने हर रोज एक वीडियो प्रस्तुत करें हैं जिसमें लगभग 4 ही क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आपको फिर कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं आप उनके द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका जवाब भी आपको देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। जैसे जैसे ये टॉपिक आपका पूरा होता जा रहा है उसके पश्चात इस पेपर के बाद हम आपको अन्य प्रश्न पत्रों या फिर अपने द्वारा बनाए गए नोट्स के बारे में भी आपके साथ अपने अनुभव को शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।